उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 हैं। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, थे, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न्ह। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, थे, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल, हे, जीम, हज वगैरह। चुनाचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू,
तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है। जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। रे और एक उल्टी बे आप लिखेंगे तो ए बन जाएगा। ए जब लफ्ज के शुरू में इस्तेमाल हो तो ये 4 तरीकों से लिखा जाता है। इस तरह ये लफ्ज के दरमियान में कैसे लिखा जाता है, जैसे खे, ये और रे। एक और लफ्ज बे, ये, अलीफ, नून। बयान लफ्ज के आखिर में ए का इस्तेमाल किस तरह होता है। चाहे ए पूरा लिखा जाएगा, ये शुरू में जब लिखा जाता है तो उसकी 4 सूरतें बनती हैं, दरमियान में 2 सूरतें हैं और आखिर में वो पूरा लिखा जाता है। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आओ उर्दू सीखें कि इस आलमी जमात में आप सबका दिली इस्तकबाल है। दोस्तों, मशहूर साइंसदान गलीलियो ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। लिखता है, मैं आज तक किसी ऐसे नादान आदमी से नहीं मिला जिससे मैंने कुछ ना कुछ सीखा हो। अब हम जिस किसी से मिलते हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है जो हम में नहीं होती। हमें चाहिए कि हम उससे वो बात सीखें। बड़े लोगों का यही तरीक़ा रहा है। ज़बानों का मामला भी यही है। ज़बानें एक दूसरे से सीखती हैं, एक दूसरी से लाभ उठाती हैं और एक दूसरी से लेती देती हैं। जब उर्दू को लिखने का वक्त आया तो उसने अरबी व फ़ारसी हरूफ तहज्जी अपनाए, मगर इसमें मुश्किल ये थी कि बाज़ हिंदुस्तानी आवाज़ें अरबी और फ़ारसी के हरूफ तहज्जी में नहीं थी और उनके अंदर वो सलाहियत नहीं थी कि वो उन आवाज़ों को अदा कर सके। चुनाचे नए हरूफ बनाए गए, जैसे टे है, दाल, रे। ये वो आवाज़ें हैं जो ना अरबी में है ना फ़ारसी में, ये खालिस हिंदुस्तानी आवाज़ें हैं। अब इन्हें बनाने की ज़रूरत पड़ी और ये हरूफ बनाए गए। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। मसलन टे की आवाज़ है, टे ना अरबी में है और ना ही फ़ारसी में, ये हिंदुस्तान की ख़ास आवाज़ है। टे बनाए कैसे, एक तरीक़ा था कि बे को लिया गया और उसके नुक्ते को मिटा दिया गया और उसके अंदर 4 नुक्ते दिए गए और इसे कहा गया टे। बाद में इन नुक्तों को मिटा दिया गया और एक अलामत इस पर बना दी गई इस तरह की, और यह बन गई टे। इसी तरह एक और हिंदुस्तानी आवाज़ है दाल। दाल बनाने के लिए दाल को लिया गया और इस पर फिर वही अलामत बना दी गई, तो यह बन गई दाल। इसी तरीके से रे, रे की आवाज़ भी अरबी और फ़ारसी में नहीं थी, तो उसको बनाने के लिए रे लिया गया और उस पर बनाई गई ये अलामत, तो इस तरह बन गई ये रे। अर्ज़ करना यह है कि खालिस हिंदुस्तानी आवाज़ें हैं, टे, दाल, रे। चूँकि इनकी आवाज़ें अरबी और फ़ारसी में नहीं थीं, तो हमने इन आवाज़ों के लिए ये हरूफ बनाए। आज हम ऐसे ही कुछ और आवाज़ों को देखेंगे, ऐसे ही कुछ हरूफ को समझेंगे, जैसे भ, फ, थ, ठ, ध, ख, घ वगैरह।
ये खालिस हिंदुस्तानी आवाज़ें हैं। तो इनको बनाने के लिए भी कुछ एक तरीक़ा इख्तियार किया गया। मसलन बे और हे को मिलाकर बनाया गया भा। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे सिर्फ एक हर्फ भा, पहले उसका तारुफ, उसके बाद उसके का तरीक़ा और बहुत कुछ। ये आवाज़ भा खालिस हिंदुस्तानी आवाज़, ना अरबी में है और न ही फ़ारसी में है। अब आइए इसके लिखने का तरीक़ा देखें, कैसे लिखें इसे। तो मैं जैसा कि अभी कह रहा था कि पहले इसको बे और दो चश्मी है मिलाकर लिखा करते थे इस तरह, और इसे एक हर्फ नहीं बल्कि दो हर्फ समझते थे और ये कहते थे बे और हे। बे और हे इसे दो हर्फ समझते थे। इस हे को दो चश्मी हे कहते थे। नहीं, ये एक चश्म और एक चश्म। चश्म किसे कहते हैं? आंख को। तो दो आंख वाली हे कहा करते थे इसे, दो आंख, दो चश्मी हे। तो ये दो चश्मी हे बे के साथ मिलाकर बे हे कहा करते थे। मगर आजकल इस तरह नहीं कहा जाता। आज बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसका नाम रख दिया गया है भा, और ये दो हर्फ नहीं है बल्कि ये एक हर्फ शुमार किया जाता है भा। ठीक है, तो लिखें इसको भा, पढ़ें भी इसको भा ही। अब आइए इसके लिखने का एक और तरीक़ा देखें। इसे मैं तीन हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं। एक ये तिरछी लकीर है, दूसरी ये दाल है, और तीसरा हिस्सा इसका है स्वाद का ये सर। आप एक लिखेंगे, ये दाल आपने मिलाया, उसके बाद आप स्वाद का सर भा। इसलिए कि मैंने अक्सर लोगों को बहुत टेढ़े मेढ़े तरीक़ों से लिखते हुए देखा है। जैसे कोई ऐसा लिख दिया, जैसे ऐसा लिख दिया। ये बहुत गलत तरीक़े हैं। सही तरीक़ा लिखना है तो अपने जहन में ये नक्शा बना लीजिए, इसके तीन हिस्से बना लीजिए और इस तरह सोचिए। एक तिरछी लकीर, दाल और स्वाद का सर, और आप आसानी इसे इस अंदाज से लिख सकते हैं और एक खूबसूरत सा भा बना सकते हैं। और अगर आपने इसे टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके लिखने का तरीक़ा समझ लिया होगा। तो मैं ख्वाहिश करूं आपसे कि आप अपनी नोटबुक में लिखें। हाँ, तो ये रहा भा लिखने का आसान तरीक़ा। मश्क करते रहिए, बहुत जल्द आप इसे बहुत खूबसूरत अंदाज से लिख सकेंगे। अब आइए बारी है भा पर हरकत देने की। हरकत यानी कि ओवल्स, ज़बर, ज़ेर और पेश। और जैसा कि आपने अब तक हर क्लास में हरकत पूरे जोश व खरोश के साथ दिया है, इस बार भी दीजिए। मैं जब कहूँ भा ज़बर भा कहिए, भा ज़ेर कहूँ भी कहिए, भा पेश भू कहूँ भू कहिए। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलिए हम हरकत देते हैं इस पर। ये भा ज़बर, भा ज़ेर, भा पेश, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। हाँ, ये बता दूं मैं कि भा की शक्लें नहीं हैं। भा की सिर्फ एक शक्ल है और वो शक्ल बदलती नहीं है। जैसे बे की कई शक्लें बदलती थी, उस तरीक़े से भा की कोई शक्ल नहीं बदलती। वो लफ्ज़ के शुरू में भी उसी तरह होता है,
लफ्ज़ के दरमियान में भी और लफ्ज़ के आखिर में भी एक ही शक्ल होती है। आइए अब हम बनाएं कुछ अल्फाज। पहले भा से शुरू होने वाले अल्फाज। सबसे पहले पहला लफ्ज़ बनाए हम भा, अलिफ भा, रे और ते। भारत, मेरा भारत महान। एक और लफ्ज़ है भारी। एक और लफ्ज़ है भक्ति। एक भर। मुझे याद आ रहा है एक बड़े शायर का नाम, संस्कृत के भर्तर हरि। भर्तृहरि संस्कृत के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं और उनका एक शेर अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज से तर्जुमा किया है। उनका शेर है कुछ इस तरह कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। बड़ा खूबसूरत सा शेर है। ये संस्कृत के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, भर्तृहरि। एक चलिए ऐसा करते हैं, कुछ रिश्ते बनाते हैं भा से। बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जैसे भा बी, भाभी। एक आध रिश्ता और भांजा, इसी को भांजी बनाएं, वगैरह वगैरह। हाँ, तो एक आध लफ्ज़ बे, ये भा है, ये वाव और लाम, भूल। और इसी से बनता है एक लफ्ज़ क्या है ये, भुलक्कड़। जानते हैं भुलक्कड़ किसे कहते हैं? भूलने वाले को, जिसे कोई बात याद नहीं रहती है। काम इतना मसरूफ़ रहते हैं काम में कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के भूल जाते हैं। एक लतीफ़ा याद आ रहा है। उर्दू के मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी एक मर्तबा रेल से सफ़र कर रहे थे। दरमियान में टिकट चेकर आया। उसने पूछा टिकट दिखाइए, तो इधर उधर देखने लगे, जेबें टटोलने लगे, टिकट नहीं मिला। टिकट चेकर देखता रहा और कहा, घबराइए नहीं जनाब, मैं आपको जानता हूँ, आप राजेंद्र सिंह बेदी हैं, आप अच्छे आदमी हैं, आपने ज़रूर टिकट खरीदा होगा, मुझे आप पर भरोसा है। तो बेदी साहब ने कहा, क्या कहा? कहा कि भाई, बात आपके भरोसे की नहीं है, बात आपके भरोसे की नहीं है। मुझे अगर टिकट नहीं मिला तो ये कैसे मालूम होगा कि मुझे कहाँ उतरना है? मुझे कैसे मालूम होगा कि कहाँ उतरना है? तो बेदी साहब को ये भी याद नहीं है कि कौन से स्टेशन पर उनको उतरना है। तो ये है भुलक्कड़ किस्म के लोग। अब आइए कुछ ऐसे अल्फाज बनाए हम जिनके दरमियान में भे इस्तेमाल होता है। मसलन एक आध लफ्ज़, ये तो हमेशा आप इस्तेमाल करते हैं। कभी, अबे भे दरमियान में है, शक्ल बिल्कुल वही है। एक और लफ्ज़ अभी, ये भी दरमियान में है, शक्ल बिल्कुल वही है। एक आध और लफ्ज़ सभी, भा दरमियान में है। एक देखिए चुभन, भा बीच में है।
एक आखिरी लफ्ज स्वभाव। तो ये रहे कुछ ऐसे अल्फाज जिनके दरमियान में भा इस्तेमाल हुआ है। अब आइए इसकी आखिरी शक्ल देखते हैं और दो चार लफ्ज बनाएंगे हम बस कि लफ्ज के आखिर में भा, जैसे लाभ भा आखिर में है, या शुभ। बहरकैफ ये दो चार लफ्ज हैं जो आखिर में आते हैं। मुझे उम्मीद है आपने बगौर देखा होगा कि भा लफ्ज के शुरू में कैसे इस्तेमाल होता है, दरमियान में कैसे और आखिर में कैसे। नाजरीन, आज हमने देखा एक हर्फ भा और उसके लिखने का तरीक़ा देखा और उससे बनाए बहुत सारे अल्फाज। कल हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नया हिंदुस्तानी हर्फ लेकर। दोस्तों, आज आपने भा से जितने अल्फाज बनाए हैं उन्हें एक एक करके पढ़िए और मुज़फ़्फ़र शहमीरे को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।